हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो है भारत के लिए बढ़ी पदकों की आस। आपको पता होगा कि टोक्यो जापान में जो ओलंपिक चल रहा है वो 32वें क्रम का ओलंपिक है और ये 2020 में होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये एक साल डिले हुआ और 2021 में अब इसे आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इसे स्थगित नहीं किया गया, इसकी बहुत मांग चल रही थी क्योंकि जापान में भी केसेस लगातार एक निरंतरता में बढ़ते हुए जा रहे हैं कोरोना के मामले। लेकिन फिर भी इसमें जापान ने बायो बबल्स के अंतर्गत इस जो टोक्यो ओलंपिक है इसको कराने का जो निर्णय लिया है, उसके बावजूद भी कुछ खिलाड़ी इसमें संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर भारत के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें भारत के लिए पदकों की आस बन गई है। इसमें से पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना से मैच जीता, शटलर पीवी सिंधु ने मैच जीता है, तीरंदाजी अतानु दास ने और मुक्केबाज सतीश कुमार ने भी अपने अपने मैच जीतकर पदकों की आस जगाई है। अर्जेंटीना को भारत ने हॉकी मैच में, पुरुष हॉकी मैच में 3-1 से हरा दिया है। उसके बाद भारत के जो पदक की जिनसे आस थी उसमें भी अब निराशा हाथ लगी है। जैसे कि मैरी कॉम, भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार ने 51 किलोग्राम में जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह तो बनाई, वहीं 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम अंतिम 16 के मुकाबले में हारकर बाहर हो गईं। उन्हें रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंग्रिड वालेसिया ने 3-2 से हरा दिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेडिकल में ओबीसी को 27 और गरीबों को 10% आरक्षण। यानी कि जो ओबीसी वर्ग है उनको अब 27% का आरक्षण मेडिकल में मिलेगा और जो सामान्य जाति के गरीब छात्र हैं उनको 10% का इसमें आरक्षण मिलेगा। हालांकि ये जो नियम है वो सिर्फ केंद्रीय लिस्ट जो होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, उसमें ही उसको केंद्रीय कोटे पे ही ये प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा की सभी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की खातिर 27% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीटें आरक्षण की जाएंगी। यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। यह आरक्षण मेडिकल शिक्षा के सभी MBBS, MD, MS, डिप्लोमा, BDS, MDS कोर्सेस पर लागू किया जाएगा। ये कवायद काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब चुनावी वर्ष है, आपने देखा होगा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं इसको देखते हुए, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। और अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था उसमें 27 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया था। यानी कि ये कह सकते हैं कि चुनावी घोषणा है, चुनावी आप कह सकते हैं तरीका अपनाया जा रहा है जीतने का। नेक्स्ट है, CPEC बंद करे चीन, ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये CPEC है क्या। CPEC, देखिए CPEC का फुल फॉर्म है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है जिसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिमी पश्चिम पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण करना। अब इसके और इतिहास के बारे में अगर हम जाने तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक काफ़ी बहुत दिनों से एक प्रयास चल रहा था चीन द्वारा, और उसको कम समय में वितरण किस तरीके से गैस का तेल का किया जाए, इस पर विचार विमर्श के बाद ही इस आर्थिक गलियारे का नींव रखी गई थी। आर्थिक गलियारा चीन पाकिस्तान संबंधों में केंद्रीय महत्व रखता है। गलियारा ग्वादर से काशगर तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा है। यह योजना को संपूर्ण होने में काफ़ी समय लगेगा। इस योजना पर $46 बिलियन लागत का अनुमान है। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर,
गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए जाएगा। विविध सूचनाओं के अनुसार ग्वादर बंदरगाह को इस तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि वह 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजने में सक्षम होगा। यद्यपि इस परियोजना की परिकल्पना 1950 में, यानी कि इसके बारे में 1950 में ही सोचना शुरू कर दिया गया था, लेकिन वर्षों तक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। चीन ने साल 1998 1998 में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर निर्माण कार्य शुरू किया, जो साल 2002 में पूरा हुआ। चीन की शी जिनपिंग की सरकार ने साल 2014 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की आधिकारिक रूप से घोषणा की। इसके जरिए चीन ने पाकिस्तान के विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 46 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। 18 दिसंबर 2017 को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इस आर्थिक गलियारे की लंबी अवधि की योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत चीन और पाकिस्तान साल 2030 तक आर्थिक साझेदार रहेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस योजना में चीनी मुद्रा युआन का इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सोमवार की बीजिंग में मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जिक्र किया गया वह भारत को नागवारा गुजरा है। भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी है कि वे भारत के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी ना करें और जिस तरीके से CPEC का निर्माण कार्य चल रहा है उसे भी बंद करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बारे में पूर्ण जानकारी दी और उनसे पूछा गया कि भारत हमेशा की तरह इन दोनों के बयान में जम्मू व कश्मीर का जिक्र आने को सिरे से खारिज कैसे करेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। इस संयुक्त बयान में CPEC का जिक्र किया गया है। हमने हमेशा पाक व चीन को कहा है कि तथाकथित CPEC का निर्माण पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई भारतीय जमीन पर किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरकारी में भी प्ले स्कूल जैसी होगी पढ़ाई। एक नई स्कीम विद्या प्रवेश योजना के तहत अब 10 नए पॉइंट जोड़े गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि अब पहले प्राइवेट संस्थानों के तरीके बच्चों को 3 महीने का खास कोर्स कराया जाएगा। इसमें पहली कक्षा से जो जरूरी अक्षर का ज्ञान होता है, संख्या का ज्ञान होता है, ये दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि जब हंसी खुशी से पढ़ाई होगी तो सफलता तय है। उन्होंने देश भर के शिक्षाविदों, अभिभावकों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़े फैक्टरों में से एक है। यही वजह है कि इसे दबाव से मुक्त रखा गया है। कल यानी कि 29 जुलाई 2021 को NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 1 वर्ष हो गए, यानी कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो और भी इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे हम एडिटोरियल पेज पर, क्योंकि एडिटोरियल पेज पर इसके लिए एक आर्टिकल लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर और करीब आए भारत अमेरिका। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम और चीन की तरफ से तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करने की सूचनाओं के बीच भारत और अमेरिका की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं। वह अफगानिस्तान में अपनी साझा कोशिशों की ओर और तेज करेंगे। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्रियों की बुधवार को हुई बैठक में इस बारे में सहमति बनी है और गुरुवार को अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन कमांड के कमांडर जनरल रिचर्ड D. क्लार्क के साथ भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवाने के बीच हुई लंबी बातचीत में अफगानिस्तान के हालात और वहां उपजी चुनौतियों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। अगले हफ्ते अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल जेम्स C. मैकानिविले की भारत यात्रा के दौरान भी अफगानिस्तान के हालात से निपटने की साझा कवायद एक अहम मुद्दा होगी। हालांकि दोनों तरफ से इस बारे में गहरी चुप्पी साधी गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को जिस तरह से बीजिंग में तालिबान के शीर्ष नेताओं को बुलाकर बैठक की है, उससे अमेरिका और भारत की चिंता बढ़ी है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। नई नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि
बकाया बिल के बदले एनबीएफसी से कर्ज ले सकेंगी छोटी कंपनियां। तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं ये जो एनबीएफसी लिखा गया है ये क्या होता है। तो एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। जिस प्रकार से बैंक देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका काम भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। इसका हिंदी अर्थ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होता है। जबकि अगर हम बात करें कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उस कंपनियों को कहते हैं जो अधिनियम 1956 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचरों, प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार, किराया खरीद, बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना होता है। इसका मुख्य कारोबार जो आपको बताया गया है यही होता है। जबकि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां दोनों प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ हैं जो ग्राहकों को लगभग समान सेवाएं प्रदान करते हैं। एनबीएफसी और बैंक के बीच मुख्य अंतर यह है कि बैंक के विपरीत एक एनबीएफसी स्वतः तैयार चेक और डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकता है। यानी कि जो एनबीएफसी संस्थाएं होती हैं ना तो वो डीडी बना सकती हैं और ना ही वो चेक इशू कर सकती हैं। अब इसमें हम एक चीज ये जान लेते हैं कि ये जो वित्तीय संस्थाएं हम बोल रहे हैं वो क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं वित्तीय संस्थाएं। देखिए, वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो वित्त की लेन देन का कार्य करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कि जो संस्थागत होती हैं, संस्थागत, और दूसरी गैर संस्थागत। सहकारी समितियां और बैंक संस्थागत शाखाएं हैं और गैर संस्थागत समितियां बैंक या सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होती हैं। गैर संस्थागत समितियों में साधारणतः साहूकारों को गिना जाता है। यानी कि आप मतलब जो सरकारी या जिनका आप कह सकते हैं कि आरबीआई के अंतर्गत जो आती हैं वो संस्थागत होती हैं, और जो आप लोन पर पैसे दे देते हैं, कई छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं कि हमसे लोन लीजिए, इतने ब्याज पर लीजिए। ये सब जो साहूकार जिनको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत होती है वो कभी भी पैसा आपको दे देंगे, बिना किसी गारंटी के दे देते हैं या फिर आपसे गारंटी लेते हैं। इन सबको गैर आप कह सकते हैं कि संस्थागत बोला जाता है, और यही एनबीएफसी होती हैं। एमएसएमई अब अपने खरीदार के बकाया बिल के आधार पर लगभग 9,000 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी से कर्ज ले सकेंगे। अभी एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियां सिर्फ 7 बैंकों से इस प्रकार का कर्ज ले सकती हैं। फैक्टरिंग कानून संशोधन बिल के संसद के दोनों सदनों से पारित होने से एमएसएमई को यह सुविधा मिलेगी। इसी सप्ताह लोकसभा से पारित इस विधेयक को राज्यसभा में गुरुवार को पारित कर दिया गया। तो यहां पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमएसएमई क्या होता है। देखिए, अगर कहें तो एमएसएमई का अर्थ होता है छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। सरकारी भाषा में एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है। एमएसएमई सेक्टर देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 29% का योगदान करते हैं। एमएसएमई सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी है। इसके बाद हमने यहां पर एक टर्म देखा जो है फैक्टरिंग कानून संशोधन बिल। ये आप देख रहे हैं फैक्टरिंग कानून संशोधन बिल। तो ये फैक्टरिंग कानून संशोधन बिल क्या है? देखिए, फैक्टर विनिमय संशोधन विधेयक 2020 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का प्रस्ताव किया गया है। फैक्टर विनिमय संशोधन विधेयक 2020 को निचले सदन में 14 सितंबर को पेश किया गया था। इसके माध्यम से फैक्टर विनिमय अधिनियम 2011 में संशोधन किया जा रहा है। गुरुवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक पारित होने से एमएसएमई का नकदी संकट
एक हद तक दूर होगा। फैक्टरिंग कानून में यह प्रावधान है कि अगर एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियां किसी ग्राहक को अपना सामान उधार में बेचती हैं तो उस उधार के बिल के आधार पर वे एनबीएफसी से कर्ज ले सकेंगी। उसके बाद कर्जदाता संस्था उस ग्राहक से बकाया वसूल करेगा। इस सुविधा को व्यापक रूप देने के लिए सरकार फैक्टरिंग बिल में संशोधन करना चाह रही थी ताकि सभी एनबीएफसी एमएसएमई को उनके बकाया बिल के आधार पर कर्ज दे सके। तो इस न्यूज़ में आपको बहुत कुछ मिला जानने के लिए। एनबीएफसी, उसके बाद एमएसएमई, फैक्टरिंग कानून क्या है, ये सब आपको इस आर्टिकल में जानने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कि अगले वित्त वर्ष में 7% तक विकास दर का अनुमान इसमें बताया जा रहा है। तो जो विकास दर है यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो क्या होती है ये हम जानते हैं। तो देखिए, विकास दर का मुख्य जो आर्थिक विकास दर का अर्थ कुल प्रतिशत परिवर्तन या वस्तुओं के समग्र मूल्य में उतार चढ़ाव के रूप में और साथ ही कुछ विशेष अवधि के दौरान दिए गए राष्ट्र में उत्पादित सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये अनुमान दरअसल आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुरूप ही होते हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 में 11.5% और वित्त वर्ष 22-23 में 6.8% रहेगी। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले 2 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 6.5 से 7% और अगले वर्ष 8% तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि निवेश दर के उच्च होने, निर्यात में वृद्धि एवं निजी क्षेत्र की अधिक उत्पादकता से यह दशक निश्चित रूप से भारत की उच्च विकास दर का दशक होगा। बढ़ती महंगाई के बारे में सीईए ने कहा कि इस माह की महंगाई दर 6% से नीचे आ सकती है। मई के बाद से यह 6% से ऊपर चल रही है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। देखिए, एडिटोरियल पेज में 2 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, और ये आर्टिकल लिखा गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ स्तंभकार एमजे अकबर द्वारा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लोकतंत्र जो होता है उसको गतिशील बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र अगर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं उस देश का विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो लोग एक सशक्त पार्टी को चुनेंगे और एक तरफा वोटिंग होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक लोकतंत्र, जो भारत एक लोकतंत्र है, वो और मजबूत होता है। जब एक मजबूत सरकार होगी तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति बदहाल है, जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का मजबूत होना या फिर निर्णायक होना कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करता है किसी भी देश के विकास के लिए। उसी पर केंद्रित है यह आर्टिकल। इसमें लिखा गया है कि भारत के 56% उत्पाद देश के मात्र 16% लोग ही उपभोग करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की 84% आबादी केवल 44% उत्पाद खरीद पाती है। इसका सार यह है कि 84% आबादी अपनी रकम मूल रूप से बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च करती है, न कि उन उत्पादों पर जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले होते हैं। यह गरीबी और विषमता की उतनी ही सटीक तस्वीर दिखाता है जितनी कि आंकड़े आपको दिखाएंगे। हमारी राष्ट्रीय संपदा का पलड़ा पूरी तरह देश की 20% आबादी के पक्ष में झुका हुआ है। यह वही आबादी है जो पहली या दूसरी दुनिया में रहती है। शेष आबादी चौथी दुनिया में रहने को अभिशप्त है। आधुनिक मशीनों के जो फायदे हैं उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। स्वतंत्रता के 7 से अधिक दशकों के बाद हमारे देश की यही कड़वी हकीकत है। लोकतंत्र में आर्थिक बदहाली का सीधा संबंध हमारे हमेशा राजनीतिक भविष्य से जुड़ा होता है। प्रत्येक चुनाव का गणित अलग होता है। यहाँ तक आप जिन कारणों के दम पर दोबारा चुनाव जीतकर आते हैं वे भी पहले चुनाव के मुकाबले बदल जाते हैं। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो चुनाव आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, जबकि पुनः चुनाव जीतकर आना सरकार के प्रदर्शन पर एक प्रकार की
मुहर है, जिससे जुड़ा विश्लेषण भी उसी के इर्द गिर्द होता है। चुनावी जीत का अंतर निर्धारित करने वाले निर्वाचन अखाड़ों यानी निर्वाचकों की जमीन हमेशा बदलती रही है। यह क्लाइमेडोस्कोप की तरह होता है। विशिष्ट पहचान से इतर एक वर्ग के रूप में कोविड से प्रभावित लोग हैं। इसमें विस्तार और गहराई दोनों है, क्योंकि कोई भी महामारी वर्ग, धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होती है। जैसा कि किसी भी आपदा में होता है, ग्रामीण गरीब उससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं उनकी पहुंच से बहुत दूर होती है। वे गुमनाम मौत के शिकार होते हैं, यहाँ तक कि उनकी अंतिम प्रक्रिया के लिए भी संसाधन नहीं होते हैं। दुख की स्मृतियां दिल पर लगे दाग के रूप में अंकित हो जाती हैं। भारतीय मतदाताओं ने अपने आक्रोश को मतदान के दिन तक सहेज कर रखना सीख लिया है, क्योंकि वे अभी भी लोकतंत्र की साख को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। हमारे लोकतंत्र की सबसे उल्लेखनीय सच्चाई यही है कि चाहे सरकारी खेमा हो या विपक्षी दल, वे चुनावी परिणाम को लेकर कभी पूरी तरह आश्वस्त होने का जोखिम नहीं ले सकते हैं, और वास्तव में यही होना भी चाहिए। यहाँ केवल इसी बात की निश्चिंतता है जिसमें यह था ली जा सकती है कि सियासी जमीन खिसक रही है और समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में वास्तविकता को स्वीकार करने वाले ही बदलाव की सही दिशा को भांप सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रचनात्मक सुधारों की प्रतीक्षा में शिक्षा, और ये आर्टिकल लिखा है पूर्व कुलपति एवं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र द्वारा। इसमें देखिए नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेकर इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP क्या है। देखिए नई शिक्षा नीति जो है वो 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी। इसके तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाता है। नई शिक्षा प्रणाली या फिर नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 और फिर 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि अभी तक 3 शिक्षा नीति आई हैं। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश के GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस पे भारत की GDP का कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा 6%। और स्वतंत्र भारत में कितनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं? 3, 1968, 1986 और सन 2020। अब ये नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें 5+3+3+4 क्या है? जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 10+2 सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। जो 10+2 सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर 5+3+3+4 नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसे समझे, ये पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में स्कूलिंग में पढ़ेंगे,
इन 5 सालों की पढ़ाई में एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर। उसके बाद है कि यह सबसे अहम बदलाव होगा, अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लायक होंगे या जाने लगेंगे। अभी तक 6 साल की उम्र में बच्चे पहली क्लास में जाते थे। नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली क्लास में ही होगा, पर पहले के 3 साल भी फॉर्मल शिक्षा वाले होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका राइट आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी, जो राज्य को अपने स्तर पर निर्धारित करना होगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। और आपको बताया जा चुका है कि अभी तक 3 शिक्षा नीति आई हैं, 1968, 86 और 2020। अब इसमें आर्टिकल में देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। यह संतोष का विषय है कि लगभग 3 दशकों के बाद भारत ने अपने लिए शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल की और नई शिक्षा नीति के रूप में उसका एक महत्वाकांक्षी मसौदा तैयार किया है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन खुले मन से शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए किया गया है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि शिक्षा जगत की समस्याएं लगातार इकट्ठी होती जा रही थी और सरकारी उदासीनता के चलते कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं बची थी। सभी संस्थाओं की अपनी जीवनी होती है और निहित रुचि यह स्वार्थ भी होता है, जिसके तहत उनका संचालन होता है। नई शिक्षा नीति इन पर भी गौर कर रही है, संरचनात्मक रूप से बदलाव की तैयारी में है। हमारे पाठ्यक्रमों को लेकर यह शिकायत बनी रहती है कि वे भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, विरासत और ज्ञान की देशज परंपरा से कटे हुए हैं और कई तरह की मिथ्या धारणा को बढ़ावा देते हैं। भारत में ही हाशिए पर पहुंचाते हुए ये पाठ्यक्रम एक संशयग्रस्त भारतीय मानस को गढ़ने का काम करते रहे हैं। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीयता का आग्रह किसी तरह की अवैज्ञानिकता या कट्टरपंथी दृष्टि की विश्व विजय की अभिलाषा नहीं है। शिक्षा को नौकरी से जिस तरह जोड़ा गया है और जीवन के अन्य उद्देश्यों से तोड़ दिया गया है, वह एक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या बन गई है। शिक्षा समाज की खास जरूरत होती है क्योंकि समाज अपनी कैसी रचना करना चाहता है, इसका विकल्प शिक्षा द्वारा तय होगा। न्याय, समता और स्वतंत्रता जैसे सरोकार स्थापित करने के लिए और नागरिक के दायित्व मन में बैठाने के लिए शिक्षा अवसर दे सकती है। नई शिक्षा नीति के प्रति वर्तमान सरकार ने अनेक अवसरों पर प्रतिबद्धता दिखाई है, परंतु कोरोना ने उसके क्रियान्वयन में गतिरोध पैदा किया है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा जगत में वेबिनारों की सहायता से जागृति फैली है, भ्रम दूर हुए हैं और लोगों में आशा का संचार हुआ है। अब आवश्यकता है कि संरचनात्मक सुधारों को लागू किया जाए, पर सबसे जरूरी है कि शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक वातावरण की बहाली की जाए और एकेडमिक संस्कृति का क्षरण रोका जाए। तो इस आर्टिकल के तहत आपको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी हासिल हो गई होगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंटरनेशनल पेज की न्यूज़ को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि तनाव के बीच अमेरिका और रूस के टकराव के मुद्दों पर बातचीत। अमेरिका की रूस से रैमसवेयर व अन्य मुद्दों पर बेशक तनाव की स्थिति बढ़ी हुई है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर वार्ता का दौर भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमले के बीच दोनों देशों के उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर कई मुद्दों पर वार्ता हुई है। यह वार्ता परमाणु हथियारों के नियंत्रण से लेकर राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
नेड प्राइस ने कहा है कि हम हमेशा हथियारों के नियंत्रण और परमाणु खतरों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेशक विभिन्न मुद्दों को लेकर तनाव क्यों ना बढ़ा हुआ हो, हर मुद्दे का हल वार्ता है। उन्होंने बताया कि जिनेवा में दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी। इसी क्रम में उन्हीं मुद्दों पर अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन और रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रियाबकोव ने वार्ता की है। नेक्स्ट न्यूज है कि मध्य एशियाई देशों की अफगान सीमा पर तैनात हुए रूस के लड़ाकू विमान। अफगानिस्तान में जारी जंग के दौरान मध्य एशिया के देशों की सीमाओं पर सेना सतर्क हो गई है। इन देशों में रूस की सक्रियता बढ़ गई है। तजाकिस्तान की सीमा पर टैंक तैनात करने के बाद अब रूस के लड़ाकू विमान भी वहां युद्धाभ्यास करेंगे। इधर अफगानिस्तान सेना ने तालिबान के कई ठिकानों पर हमले किए। इस कार्रवाई में 23 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का तेजी से कब्जा होने के बाद अब पड़ोसी देश सतर्क हो गए हैं। मध्य एशिया के देश विशेषकर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लगी सीमाओं पर सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। यहाँ रूस ने अफगान सीमा से लगे ताजिकिस्तान क्षेत्र में पहले अपने सैनिक और टैंक तैनात किए थे। अब हवाई ताकत भी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत से आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ाना अमेरिका के हित में। अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा है कि भारत के साथ तेजी से रणनीतिक, आर्थिक और लोगों से जुड़े संबंधों को प्रगाढ़ करना अमेरिका के अपने राष्ट्रीय हित में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से दक्षिण और मध्य एशिया के लिए नामित वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने बुधवार को सीनेट की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय में अपने 30 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के लिए काम किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि विदेशी छात्रों का पढ़ाई के बाद अमेरिका में रुकना होगा मुश्किल। अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा में विदेशी छात्रों से जुड़ा एक विधेयक पेश किया है, जिससे भारतीय भी बड़ी संख्या में प्रभावित होंगे। यह विधेयक वैकल्पिक अभ्यास प्रशिक्षण यानी ऑप्ट के खिलाफ पेश किया गया है। ऑप्ट के जरिए विदेशी छात्रों को पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में सांसद पॉल ए गोसर के साथ संसद मो ब्रुक्स, एंडी बिक्स और मैट गेज ने फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड अमेरिकन एक्ट पेश किया है। इस विधेयक के पारित होने पर इसके जरिए वैकल्पिक अभ्यास प्रशिक्षण के लिए इमिग्रेशन एवं राष्ट्रीयता अधिनियम में संशोधन संभव हो जाएगा। तो ये आज का यानी 30 जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।